हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ऑडिट सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है एसे 315, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग नंबर 315, व्हिच सेज आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। अब जिन लोगों ने सारी सीरीज फॉलो की है तो आपको ये सवाल आएगा कि इंट्रोडक्शन या ऐसे 200 एंड 210 के बाद और बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो सब छोड़कर हमने सीधा 300 की सीरीज में जंप क्यों किया। तो इतने साल से ऑडिट पढ़ाते हुए एक चीज मैंने रियलाइज की कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को अगर बहुत अच्छी तरीके से समझना है और उनके बीच में लिंक्स एस्टैब्लिश करने हैं तो उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। तो जैसे ही आपने ऐसे 200 और 210 कर लिया, इमीडिएटली आपने एक्चुअली 315 करना चाहिए। समहाउ इस सीक्वेंस में पढ़ने से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाता है। सो 315 करेंगे हम, इसके बाद हम 330 करेंगे, फिर हम पीछे जंप करेंगे 240 पर एंड देन विल कम बैक टू 320। सो हमारा सीक्वेंस इसी तरह रहने वाला है। सो टुडेज टॉपिक इज एसे 315। लेट्स बिगिन। Essay 315. It talks about identifying and assessing. Basically, अगर हमने किसी क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट किया है तो हम एक ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे, एक ऑडिट प्लान बनाएंगे कि उस पर्टिकुलर एंटिटी का या ऑडिटी का हम ऑडिट कैसे करने वाले हैं। तो ये सब करने से पहले हमको उसके बिजनेस को थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से समझना चाहिए। अब आज का जो ये पूरा स्टैंडर्ड है, इसके लिए हमको एक एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी। कुछ स्टेप्स है जो ये स्टैंडर्ड बताता है। अगर ये स्टेप्स हमने फॉलो किया तो ही हम अच्छी तरीके से ऑडिटिंग कर पाएंगे। सो अब इसके लिए, ये स्टैंडर्ड समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे रिटेल स्टोर्स का। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप डी मार्ट, बिग बाजार या फिर स्टार बाजार, सो इस तरह के जो रिटेल सुपरमार्केट्स हैं, हम उनका एग्जाम्पल लेंगे। सो कोई भी एंटिटी का अगर ऑडिट आपके पास आता है तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास इस तरह के एंटिटीज का ऑडिट आया है, ये सुपरमार्केट्स का ऑडिट आया है। तो हम क्या करेंगे? 315 के हिसाब से सबसे पहले ये जरूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें उस पर्टिकुलर एंटिटी में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। हमने इसकी बात ऐसे 200 एंड इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस में भी की है। सो इस पर्टिकुलर बिजनेस में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्की होगा उस हिसाब से हम लोग हमारे ऑडिट के प्रोसीजर्स डिजाइन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। सो ऑडिट शुरू करने से पहले, या राधा मैं कहूंगी कि ऑडिट प्लान बनाने से पहले हमको 315 करने की जरूरत है, ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत है। तो हमारा पहला स्टेप क्या कहता है अंडर दिस स्टैंडर्ड? इट सेज अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। सो अब आप ही सोचिए, हमने इंट्रोडक्शन में एक और टॉपिक देखा था FRF, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जहां हमको पता होना चाहिए कि हम जिस एंटिटी की ऑडिट कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर बिजनेस का ऑडिट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर बिजनेस को कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब हमारा जो क्लाइंट है, जो ऑडिटी है, उसके बिजनेस को और उसके बिजनेस के आसपास की चीजों को समझना जरूरी है। सो एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया सुपरमार्केट्स, तो हमको समझना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। अब इसमें हम क्या क्या समझ सकते हैं? नेचर ऑफ बिजनेस, तो ये हुआ रिटेल बिजनेस, डी मार्ट, बिग बाजार, ये सारे रिटेल बिजनेस में है। फिर दूसरा हुआ लॉस, क्या क्या एप्लीकेबल है उन लोगों को, क्या फ्रेंचाइजी बेस्ड सिस्टम है, उसका ओनरशिप कैसे है, कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उससे रिलेटेड सारा नॉलेज होना जरूरी है। देन किस तरह के एरिया में वो एस्टैब्लिश्ड है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई हम पुणे का एग्जाम्पल लेते हैं, सिर्फ पुणे के भी ब्रांचेस अगर हम देखें डी मार्ट या बिग बाजार के, तो थोड़े रिमोट लोकेशंस के जो ब्रांचेस है उनका बिजनेस पैटर्न अलग रहेगा। थोड़े सिटी एरियाज के जो ब्रांचेस है उनका बिजनेस पैटर्न अलग रहेगा। आपने नोटिस किया होगा सुपरमार्केट्स के नाम तो सेम है, फ्रेंचाइजी तो सेम है, लेकिन कुछ ब्रांचेस में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब जो पेरिशेबल कमोडिटीज है, जो जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं, कुछ ब्रांचेस में मिलते हैं, कुछ ब्रांचेस में नहीं मिलते। कुछ ब्रांचेस में ग्रोसरीज और यूटेंसिल्स, ये सब चीजों के साथ साथ कपड़े भी रखे जाते हैं। कपड़ों का, क्लोथिंग का एक सेपरेट सेक्शन होता है। कुछ ब्रांचेस में क्लोथिंग का सेक्शन ही नहीं होता, जबकि आप सेम रिटेल स्टोर में जा रहे हो। तो उसका रीजन क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द एरिया, जिस एरिया में वो पर्टिकुलर ब्रांच आता है। तो अगर आपको लेट्स से पुणे की किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच का ऑडिट मिला है, तो आपको ये भी पढ़ना होगा कि वहां के एरिया का या वहां के कस्टमर्स का बाइंग पैटर्न क्या है। तो ये आप उस एंटिटी को बेहतर समझ पाओगे, उसके ट्रांजैक्शंस को बेटर समझ पाओगे।
सो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, तो इसमें क्या क्या आएगा, द फर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, लिस्टेड है, नॉट लिस्टेड। उसके बाद हम देख सकते हैं एनवायरमेंट में कस्टमर बेस क्या है, किस तरह के कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं। अब देखो हम ये रिटेल कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाउस वाइफ जो है उन लोगों का मेंटालिटी भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लेकिन अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, स्कूल्स की बात कर रहे हैं, कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, तो इमीडिएटली कस्टमर टारगेट चेंज हो जाता है। सो उस हिसाब से वो बिजनेस रहेगा और हमें भी वो चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी जब हम ऑडिट करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग पहला स्टेप होगा, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। सो पूरा बिजनेस और उसके आसपास का एनवायरमेंट पहले समझेंगे। उसके बाद स्टेप 2 क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। अब ये स्टैंडर्ड जो है फॉर्मल डेफिनेशन देता है इंटरनल कंट्रोल का। इंटरनल कंट्रोल क्या है, इंटरनल कंट्रोल इज अ प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, ये प्रोसेस कौन बनाता है, तो मैनेजमेंट बनाता है या दोज चार्ज विद गवर्नेंस। अब दोज चार्ज विद गवर्नेंस कैसा है, सो एग्जाम्पल के तौर पर अब अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी का सीईओ, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, बहुत सारे मैनेजर्स, एचओडीज, ये सब लोग मिलकर कंपनी चलाते हैं। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कौन है, वो मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं, उसको हम लोग एक स्टेप आगे बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि वो दोज चार्ज विद गवर्नेंस है। क्यों, क्योंकि क्या वो रोज आते हैं, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रोज आकर ऑफिस आते हैं, बैठते हैं, कंपनी को चला रहे हैं, नहीं। जो मैनेजमेंट का हिस्सा है वो कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या सीईओ होगा, सारे मैनेजर्स होंगे, एचओडीज होंगे, डिपार्टमेंट्स के हेड्स होंगे, ये सब लोग मिलकर कंपनी चलाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, उनका ओवरव्यू रहता है कंपनी के ऊपर। सो ये डिफरेंस है मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। सो बेसिकली किसी भी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, कंपनी में वो इम्प्लीमेंट करना और टाइम टू टाइम उसको मेंटेन करना, ये काम किसका होता है, मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी, दैट इज दोज चार्ज विद गवर्नेंस। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं टीसीडब्ल्यूजी समझने के लिए। अगर एक स्कूल या कॉलेज का एग्जांपल ले तो जो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, नॉन टीचिंग स्टाफ जो होता है, रजिस्ट्रार, ऑफिस में बैठे हुए लोग, ये लोग ये कॉलेज या स्कूल को मैनेज करते हैं, तो वो क्या होंगे, मैनेजमेंट। लेकिन जो मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स है, प्रेसिडेंट होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं ये स्कूल के, वो लोग जो है वो टीसीडब्ल्यूजी है, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। सो ये लोग मिलकर ही इंटरनल कंट्रोल जो प्रोसेस है वो डिजाइन करेंगे, इंप्लीमेंट भी करेंगे एंड टाइम टू टाइम जहां चेंजेस की जरूरत पड़ती है उसको चेंज भी करेंगे। अब ये जो इंटरनल कंट्रोल है इसका पर्पस क्या होता है, क्यों होना चाहिए, हर एक एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए ऐसा कहा जाता है। तो क्यों होना चाहिए, क्योंकि टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस क्या है, हमने पहले वीडियो में देखा था। रीजनेबल अश्योरेंस दैट क्या होना चाहिए, आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल हो, कोई चीटिंग नहीं हो, जो भी ऑपरेशंस है कंपनी के, एंटिटी के जो भी ऑपरेशंस है वो इफेक्टिवली फॉलो हो रहे हैं। सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, कंपनी के एसेट्स को चुरा कर नहीं ले जा रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है कंपनी के एसेट्स या जो भी एंटिटी के एसेट्स है। एंड कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। अब एग्जाम्पल के लिए हम डीमार्ट जैसे स्टोर है ना, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। क्या उनका इंटरनल कंट्रोल होता है, डेफिनेटली होता है। कैसे पता चलेगा, आप एंटर ही करते हो तो आपके सारे बैग्स को सील किया जाता है ताकि आप चीजें चुरा कर अंदर ना डालो, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स। यस, नेक्स्ट, जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपकी भी स्कैनिंग होती है, तो यहाँ पे सेफ्टी देखा जा रहा है और हर प्रोडक्ट पर एक बारकोड लगा होता है और बिलिंग के वक्त बारकोड को स्कैन करके बिलिंग होती है। सो इसका मतलब जो रिपोर्टिंग है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी क्योंकि वो बारकोड सिस्टम है। कहीं एम्प्लॉय के हाथ से गलत एमआरपी लग गई, रेट अलग लग गया, ये सब कुछ नहीं होगा। एक पे एक का कोई ऑफर होता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली फीड होता है कंप्यूटर पे। क्योंकि वो ऐसा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। और हर चीज का एक प्रोसेस है, यहाँ से कस्टमर एंटर करता है, सारे परचेसिंग करेगा, बिलिंग काउंटर तक आएगा, हर चीज स्कैन होगी, बिल बनेगा, पेमेंट होगा, देन द पर्सन विल एग्जिट। एग्जिट पर भी दोबारा से बिल को स्क्रॉल किया जाएगा कि कितने बैग्स है। सो इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल क्या है इन स्टोर्स में, यस। सो ये इंटरनल कंट्रोल किसने डिजाइन किया, उनके मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी ने डिजाइन किया। अब एज एन ऑडिटर मैं अगर ऑडिट प्लान कर रही हूं तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो एंटिटी के बिजनेस को समझना है, उसके एनवायरमेंट को समझना है। फिर स्टेप 2 में मुझे उसके कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल को समझना है। फिर हमने देखा कि इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है। इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है जो इंश्योर करती है कि एंटिटी के
सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल है, उनके एसेट्स की कोई चोरी चकारी नहीं हो रही, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, सारे रूल्स लॉज रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है, यस, और सारे ऑपरेशंस इफेक्टिवली फॉलो हो रहे हैं। ये होता है इंटरनल कंट्रोल। क्या हर एंटिटी में अपना अपना लेवल का इंटरनल कंट्रोल होता है? यस, होना भी चाहिए। अब एक और एग्जांपल के तौर पर अगर आप कोई स्कूल या कॉलेज का एग्जांपल लेते हो, तो अगर कोई पेरेंट या स्टूडेंट फीस पे करने जाता है तो एक होगा वहां पे कैशियर बैठा होगा, कैशियर फीस लेगा और आपको रिसीट इशू कर देगा। लेकिन आपके क्लास टीचर तक या रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट तक पहुंचेगा, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचने तक बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। कैशियर एट द एंड ऑफ द डे उसको टैली करेगा, यस, और उसके बाद जो सीनियर या हेड ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट रहेगा उसके पास वो कैश और वो सारी लिस्ट रिसीट्स के साथ जाएगी। फिर उसको टैली किया जाएगा विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। इसका मतलब एक ही प्रोसेस में 2 से 3 लोग कम से कम इन्वॉल्व है। इसमें क्या होता है, चीटिंग होने का चांसेस कम हो जाता है। सो ये भी एक तरह का इंटरनल कंट्रोल है। कुछ कुछ एंटिटीज जो है कैश एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस में कैश अलाउड ही नहीं होता, या तो आप ऑनलाइन पेमेंट करो या चेक्स के थ्रू पेमेंट करो। ये भी एक तरह का इंटरनल कंट्रोल है। कैश में झोल होने के चांसेस ज्यादा है। अगर ऑनलाइन पेमेंट आ रहा है तो चीटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा ऑनलाइन फॉर्म्स, एग्जाम के फॉर्म्स हो, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स हो, तो जनरली उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट कंपलसरी करते हैं। आपके पास सामने मतलब 2 किलोमीटर पर ऑफिस पड़ा है, पर फिर भी वो लोग मैनुअल फॉर्म नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए कहेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कहेंगे। तो इसका रीजन क्या है? कैश में गड़बड़ होने का चांसेस ज्यादा। ये भी एक तरीके का इंटरनल कंट्रोल है। क्या इंटरनल कंट्रोल? रिलायबिलिटी एंड सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स। सो ये हुआ मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, अब कंपनी का इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग हमने समझ लिया। हम किस तरह से उसके एनवायरमेंट को, इंटरनल कंट्रोल एनवायरमेंट को स्टडी करेंगे। एक तो हुआ इंटरनल कंट्रोल स्टडी किया, तो हमने देखा डीमार्ट में क्या इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, स्ट्रांग है। तो यस, जैसे ही एंटर करता है बैग्स को सील किया जाता है, सब पर बारकोड रखा है, सीसीटीवी कैमरास लग रखे हैं सब जगह पर, तो ये सब चीजें हैं। इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल तो अच्छा है। लेकिन ऑनेस्ट एंड एथिकल बिहेवियर, इंटरनल कंट्रोल कितना भी स्ट्रांग रहे, कंपनी के एम्प्लॉयज में अगर ऑनेस्टी ना हो, ऑनेस्टी का कल्चर नहीं है, तो उस कंपनी का कुछ नहीं हो सकता। वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कंपनी का एथिक्स पर कंपनी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, ये मैटर करता है। सो ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। नेक्स्ट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, दैट इज रैप। ये नहीं कि आपके कंपनी ने बहुत अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना दिया और छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। टाइम टू टाइम आपको देखते रहना है कि वो इंटरनल कंट्रोल सफिशिएंट है या नहीं। एक चीज मैंने नोटिस की थी कि अगर डीमार्ट के स्टोर के आप बहुत पुराने कस्टमर हो तो आपने नोट किया होगा कि वहां पर पहले कपड़ों की बहुत चोरी होती थी। मतलब लोग आते थे, पुराने कपड़े पहने हुए आते थे, नया कपड़ा उन्होंने ट्राई किया एंड देन ट्रायल रूम में पुराने कपड़े टंगे मिलते थे और नए कपड़े पहन कर जाते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स है, वहां के जो सेंसर्स है वो टैग्स के थ्रू पकड़ लेंगे, बीप करने लगेगा। लेकिन डीमार्ट अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरीके का सिस्टम जहां पर हर कपड़े पे वो स्पेशल टैग लगा हो, क्योंकि सस्ते में कपड़ा बेचता है डीमार्ट। मॉल्स में कपड़े भी उतने महंगे होते हैं, तो सिस्टम पर उतना खर्चा करना उनको परवड़ेगा। तो अब डीमार्ट वाले क्या करें, इतना एक्सपेंसिव इंटरनल कंट्रोल तो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन उनके इंटरनल कंट्रोल में एक लूप होल उनको मिल गया। क्या लूप होल मिला? कि कपड़ों की अदला बदली कर रहे हैं, पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन कर जा रहे हैं लोग। बैग तो सील कर दिया, बट चेंजिंग रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरास भी नहीं लगा सकते। तो अब ये था प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है, वो टाइम टू टाइम अपने प्रॉब्लम्स को रीड कर रहे थे, नोटिस कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, ताकि उसका नया सोल्यूशन लाया जाए। तो क्या सोल्यूशन लाया? आजकल अगर आप डीमार्ट जाते हो और कोई कपड़ा आपको खरीदना है, तो वो लोग आपको आपके हाथ में एक टैग देंगे। अगर आप टू पीसेस ऑफ क्लॉथ्स इफ यू आर कैरिंग इनसाइड द चेंजिंग रूम, आपको 2 नंबर का एक टैग मिलेगा। तो होता क्या है, बाहर जो भी पर्सन खड़ा है वो आपको टैग देगा, 2 कपड़े आप लेकर जा रहे हो, वापस आते वक्त टैग दिखाना है, भाई 2 कपड़े अंदर ले गया था, हाथ में 2 पीसेस रिटर्न करना है। सो इससे क्या होगा, वो चोरी बंद हो गई। अब ये बंद क्यों हुई? क्योंकि वो सिर्फ इंटरनल कंट्रोल पर रुक नहीं गए, उन्होंने एक स्पेशल अलग से प्रोसीजर बना के रखा था कि हमारे इंटरनल कंट्रोल में कुछ अगर प्रॉब्लम्स है तो हमको पता होनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स है और उसकी सोल्यूशंस क्या है। सो इसको हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर या रैप क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई रिस्क। तो पहला रिस्क हमने क्या देखा कि कपड़ों की चोरी हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कुछ ब्रांचेस जो है उन्होंने फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रखना बंद कर दिया।
कुछ ब्रांचेस जहां पर सेल्स अच्छे होते हैं, आज भी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं डीमार्ट के ब्रांचेस में। तो इसका मतलब क्या है, रिस्क है, इस एरिया में फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का डिमांड नहीं है, तो वो चीजें सड़ जाती है, खराब हो जाती है, लॉस हो रहा है, सो रिस्क है। एस्टिमेटिंग इट्स सिग्निफिकेंस, कितना सिग्निफिकेंट है, तो कपड़ों की चोरी होना सिग्निफिकेंट लॉस है, वेजिटेबल्स भी फ्रीक्वेंटली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वेस्ट होना, ये भी एक सिग्निफिकेंट लॉस है। तो एस्टिमेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट रिस्क एंड लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस, चांसेस क्या है अकर होने की। तो अगर ये कपड़ों से रिलेटेड कुछ जुगाड़ नहीं निकाला होता डीमार्ट ने, तो क्या चांसेस है, कितनी बार इस तरह के फ्रॉड होते, बहुत बार होते, दिन में हजारों लोग आते हैं, एंटर करते हैं, बहुत सारे लोग कपड़े ट्राई करते हैं, कुछ लोग बाय करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, मतलब चांसेस ऑफ इट हैपनिंग इज क्वाइट फ्रीक्वेंट। सो उन्होंने ये रैप एस्टैब्लिश किया, एक प्रोसेस एस्टैब्लिश किया जहां पर रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, उसका एस्टिमेट किया कि उसका सिग्निफिकेंस कितना है, इम्पैक्ट कितना है, और उस तरह के रिस्क अकर होने के चांसेस कितने हैं, और अगर अकर हो जाते हैं तो एक्शंस टू बी टेकन। तो जैसा कि हमने देखा डीमार्ट वालों ने क्या एक्शन लिया, वो टैग देते हैं, आप मैक्सिमम उतने ही कपड़े अंदर ले जाओगे, ट्रायल करोगे, वापस लाकर वो पर्सन के हाथ में दोगे, वो चेक करेगा 2 का टैग दिया है, 2 कपड़े बाहर आए या नहीं आए। सो ये रहा रैप। सो 315 के अंदर पहला स्टेप आप क्या कर रहे हो, बिजनेस को समझ रहे हो, उसके एनवायरमेंट को समझ रहे हो। सेकेंड स्टेप में आप कंट्रोल एनवायरमेंट समझ रहे हो। तो उसमें हमने पहले समझा कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, और सिर्फ इंटरनल कंट्रोल सफिशिएंट नहीं है, रैप होना जरूरी है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होना जरूरी है। ये क्या है देख लिया हमने। तो अब ये सब स्टडी हो गया तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये सब जानने के बाद अब एज एन ऑडिटर ऑफ डीमार्ट आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे कि हाँ ये पर्टिकुलर एरिया थोड़ा रिस्की है। जैसे कुछ ब्रांचेस में आज भी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं, तो यहाँ पर अगर जो फ्लोर मैनेजर्स है या जो भी ब्रांचेस के देखरेख करने वाले ऑफिसर्स है, चाहे तो चीटिंग कर सकते हैं ना। अगर फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आए हैं, जो हो सकते हैं कुछ फ्रूट्स हैं उनका शेल्फ लाइफ ज्यादा है, तो खराब नहीं हुआ है, फ्रूट्स अच्छे ही है, फिर भी वो जानबूझकर राइट ऑफ कर दे कि खराब हो गए और उसको बाहर ब्लैक में जाकर बेचे, तो इसका मतलब एक रिस्क अभी भी बाकी है। सो एज एन ऑडिटर ये पूरा बिजनेस समझने के बाद ही तो आपको क्लिक होगा कि यहाँ पे एक गड़बड़ हो सकता है। दूसरा गड़बड़ क्या हो सकता है, आप नोटिस करोगे कि बिलिंग काउंटर पर इस तरह के बिग बाजार, डीमार्ट, स्टार बाजार, आप नोटिस करोगे कुछ लोग जो है ना, कुछ क्लीनिंग चीजें हो सकती है, जैसे हार्पिक है तो उसके 10-15 बॉटल्स खरीद रहे हैं, सोप्स है तो दर्जन भर सोप्स खरीद रहे हैं। तो अब घर पे तो इतना ज्यादा महीने के राशन में कोई नहीं खरीदता, इसका मतलब कोई दुकान वाला है, कोई लोकल ग्रोसरी स्टोर वाला बंदा है जो एक पे एक फ्री इस तरह का ऑफर आता है तो पूरा का पूरा लॉट उठाकर ले जा रहा है। तो कहीं मैनेजर ने उसके साथ कुछ टाई अप तो नहीं किया कि जो भी 1 पे 1 फ्री वाला ऑफर आता है मैनेजर पहले सबका सब उसको दे देता है ताकि कस्टमर्स को कुछ बचे ही ना। सो ये वाला रिस्क भी रहेगा। तो जब तक आप बिजनेस नहीं समझोगे, उसका एनवायरमेंट नहीं समझोगे, इंटरनल कंट्रोल नहीं समझोगे, ये सब करना मुश्किल है। तो स्टेप 3 में हम यही करते हैं, रिस्क का चांसेस कितना है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का चांसेस क्या है। सो आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो आइडेंटिफाई कर लिया हमने, कुछ एरियाज देखे फ्रूट्स वेजिटेबल्स वाले, ऑफर्स जब आते हैं तो कंज्यूमर्स को एक्चुअली वो ऑफर्स मिल रहे हैं क्या, जो रिटर्न में गुड्स आते हैं क्या डीमार्ट के ब्रांच से ही बिके हुए गुड्स वापस आ रहे हैं, क्या बिल्स के अगेंस्ट ही वो रिटर्न वाले गुड्स को लिया जा रहा है या नहीं, वारंटी के मामले में क्या सारी इंफॉर्मेशन है। सो ये सब चीजें हमने आइडेंटिफाई किया। लास्ट में क्या करेंगे, रिपोर्टिंग। तो अगर एज एन ऑडिटर मुझे लगा कि ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स वाला सीन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो एज एन ऑडिटर मैं रिपोर्ट करूंगी, मैं बताऊंगी कि आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है। सो ये जो हम रिपोर्टिंग करते हैं ना, रिपोर्टिंग मटेरियल वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, ये हम करते हैं अंडर एसए 265। हम करेंगे आगे ये स्टैंडर्ड के ऊपर भी एक वीडियो। सो एसए 265 कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज टू डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। सो हमारे जो TCW जी है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए या मैनेजिंग कमेटी हो गया, इन लोगों को हम एक रिपोर्ट लिखेंगे, एक लेटर लिखेंगे रादर अंडर एसए 265, जहां पे हम उनको बताएंगे कि आपके इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है। इसको लेटर ऑफ वीकनेस भी कहा जाता है। सो विद दिस वी कंप्लीट द कंटेंट्स ऑफ 315। सो 315 में हमने क्या देखा, किसी भी बिजनेस का ऑडिट शुरू करने से पहले हमको ये स्टैंडर्ड अप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप में हम समझेंगे बिजनेस का नेचर क्या है, उसका एनवायरनमेंट को समझेंगे। सेकेंड स्टेप में बिजनेस की इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करेंगे, ये देखेंगे कि एंटिटी में रैप है या नहीं, रैप क्या है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है या नहीं, उसका मीनिंग हमने देखा।
उसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सा एरिया में ज्यादा ऑडिट करने की जरूरत है, कौन से एरिया में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, ये हमको पता चलेगा। अकॉर्डिंगली हम ऑडिट करेंगे। एंड देन ये करते करते अगर हमको लगे कि इंटरनल कंट्रोल में कुछ वीकनेस है, तो एक और स्टैंडर्ड है 265, उस स्टैंडर्ड के अंडर हम इस बात को रिपोर्ट करेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। किसको रिपोर्ट करते हैं हम? TCWG, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। सो दिस वाज SA 315। If you all have any doubts, comment section में mention करना। And that's all for today. Thank you. Happy learning.